कच्चे आलू। हर गृहिणी और गृहिणी के हाथ का बना खाना खाने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि इस सीजन में मार्केट में नए आलू आते हैं और हर साल जब भी नए आलू आते हैं तो साथ में नई नई मुसीबतें भी लाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही परिवार की है जो आलू का बड़ा शौकीन था, पर अब आलू तो बदल गए थे। डाइनिंग टेबल पर बैठा था शर्मा परिवार, नाश्ता आने का इंतजार कर रहा था। भूख लगी है, जोर जोर से भूख लगी है, पेट पे चूहे दौड़े, चारों ओर से भूख लगी है। अरे दिव्यांश की मम्मी, खाना मिलेगा कि नहीं? खाना आ रहा है कि फिर बाहर से ही मंगवा ले। लगातार हॉल में सभी की आवाज आती सुन रिया कहती है, ज्यादा हड़बड़ी है तो बाहर से ही मंगवा लो। सही कह रही है भाभी, जिनको हड़बड़ी है बाहर से मंगवा लो, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। भाभी, मेरे कॉलेज में अभी भी 2 घंटे बाकी है, मैं तो यहीं बैठी हूँ, मेरे आलू के पराठे ला दो। आज ज्यादा ही देर नहीं करती बहू ने। कहाँ रोज 8:30 बजे तक नाश्ता तैयार हो जाता था और कहाँ आज 10 बजे तक कुकर की सीटी ही लग रही है। लगता है मम्मी किचन में फूड ब्लॉग बना रही है। और फिर रसोई से एक और सीटी की आवाज आती है। ये कौन से आलू को सीटी लगा रही है बहू? 8वीं सीटी लगा दी। इतने में तो लोहा भी सीज जाए। इतनी सीटियां लगाएगी तो आलू ज्यादा उबल कर खराब हो जाएंगे। तभी हाथ में एक प्लेट में फ्रेंच फ्राइज लेकर रिया किचन से बाहर आती है। यहाँ बैठकर सभी ज्ञान दे रहे हैं, पर किचन में आकर मेरी मदद कोई नहीं करना चाह रहा। और दिव्यांशु, तू, तेरी तो बड़ी बोली निकलने लगी है। तुझे मैं बाद में देखती हूँ, तब तक खा फ्रेंच फ्राइज। चलो हम भी फ्रेंच फ्राइज ही चख लेते हैं। वैसे भी बहू, आज नाश्ते में कुछ ज्यादा ही देरी नहीं हो गई? वो तो होगी ना पापा जी, जो आलू मार्केट में आ रहे हैं वो नए आलू हैं। उनको उबलने में इतना वक्त लग रहा है कि क्या बताऊं। इतनी बार सीटी लगा दी पर आलू कच्चे के कच्चे ही हैं। तभी दिव्यांश कहता है, मम्मी ये कैसा फ्रेंच फ्राइज है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, ये तो रबर की तरह लग रहा है। रुक, मैं चख कर देखती हूँ। अरे हाँ बहू, दिव्यांश बिल्कुल सही कह रहा है। ये क्या दे दिया तूने इसे? छोड़ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। नए आलू में स्वाद कहाँ आता है मम्मी जी, इसमें मैं क्या करूँ? इसे बना बनाया खाना मिल रहा है तो ड्रामे कर रहा है। जैसा भी बनेगा मैं तो खा लूंगा भाई। रिया, तू मुझे आलू गोभी की सब्जी दे दे। और फिर एक और सीटी लगाने के बाद रिया सभी को खाना परोसती है। हे राम, ये आलू तो कच्चे लग रहे हैं। सिर्फ कच्चे नहीं बेटा, लगता है कि आलू के ऊपर से छिलके भी नहीं हटाए गए हैं सही से। ना भाई ना, मैं नहीं खा सकता ऐसा खाना, मुझे तो अपच हो जाएगी। और मैं क्या खाऊं? और खाने के दीवाने शर्मा परिवार के लोगों को किसी तरह थोड़ा बहुत खाकर ही नाश्ते से उठना पड़ता है। आज सुबह तुम सब्जी लेकर आई थी ना, इसलिए इतना ड्रामा हुआ। कल सुबह मैं ही सब्जी मंडी जाऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं मिलते पुराने आलू। अगली सुबह निखिल और विनोद 5 बजे ही सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं और इधर उधर सारे दुकानों में पता करते हैं, पर कहीं भी उन्हें पुराने आलू नहीं मिलते। अरे विनोद भाई साहब, आज आप सब्जी मंडी में? क्या बात है, लगता है बहू ने असली रंग दिखा ही दिया। ये नई बहू है, भाग भाग कर काम भी 2 ही महीने तक करती है, फिर उसके बाद कौन सास कौन ससुर। पहली बात तो संतोषी जी, मेरी बहू ने कभी भाग भाग कर काम किया ही नहीं, चलने से उसका हो जाता है। दूसरी बात, हमारी बहू एक ही रंग की आई थी, ज्यादा रंग उसमें है ही नहीं। और जब से नए आलू आए हैं ना, बेचारी का वो एक रंग भी उड़ता दिख रहा है। इसलिए हम पुराने आलू ढूंढने आए हैं मार्केट में। पुराने आलू? और अभी नहीं मिलने वाले पुराने आलू भाई साहब। मैं तो कहती हूँ आप भिंडी खरीद लीजिए। मेरे घर पर भी सबको भिंडी ही खानी पड़ रही है, और कर भी क्या सकते हैं। नहीं पापा, कल दोपहर को और रात को भी हमने भिंडी ही खाई थी, फिर से भिंडी नहीं खाएंगे। आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आप खरीदिए भिंडी। अरे रहने दे बेटा, उसने मुंह खोला और बोल दिया 100 रुपये किलो भिंडी है, 25 रुपया पाव, और वो भी बनने के बाद जरा सी हो जाती है, कौन खाएगा? ना 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 ना। दोनों बाप बेटे आलू के होलसेलर के पास पहुंचते हैं। क्यों भैया, अभी कहाँ मिलेंगे पुराने आलू? अब तो यही आलू खाने पड़ेंगे आपको, कम से कम 1.5-2 महीने तक। अरे पर इन आलूओं में इतनी धूल मिट्टी लगी है, इसे कोई खाएगा कैसे? बताइए, हमने खुद इसे 2 बार धोकर रखा है, बाकियों के यहाँ पर तो आलू है कि मिट्टी की ढेली, ये पता ही नहीं चल रहा।
अब समझ में आ रहा है कि रिया को किचन में इतनी देर कैसे हो जाती है। इतने गंदे आलू को धोने में ही 1.5-2 घंटे लग जाए। अब अगर जल्दी खाना खाना है तो किचन में हमें भी हाथ बटाना पड़ेगा पापा। 2 घंटे बाद हॉल में एक टब में पानी लिए और एक तरफ आलू लिए निखिल आलू धोए जा रहा था। दूसरा आलू पकड़ाइए पापा। ये लो बेटा दूसरा आलू। अब आलू कुछ साफ लग रहा है, वरना इतनी मिट्टी वाले आलू खा लेते तो पता चला पेट में ही मिट्टी जम जाती। अब जल्दी जल्दी सारे आलू धो लेते हैं, फिर बहू नाश्ता बनाना शुरू कर देगी। दिव्यांश तू भी हाथ लगा। पूरा घर मिलकर रगड़ रगड़ कर आलू धोता है। इतने लोग मिल गए तब तो पिछले 2 घंटे से आलू ही धुल रहे वो। हो गई ना गलती भाभी, अब बस आप पराठे खिला दो। अरे मैं तो खिला दूं पर आलू सही से उबले तब ना, वरना फिर टिंडे। ना 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 ना, कोई टिंडे विंडे नहीं, आलू तो आलू। चल मैं तुझे नुस्खा बताती हूँ। देख, आलू को ना 2 हिस्सों में काट ले और फिर उबाल। अरे हाँ मम्मी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर आप सब नहा धो लीजिए, तब तक नाश्ता बन जाएगा। रिया नाश्ता बनाकर सभी को परोस देती है और खुद बिस्किट लेकर खाने बैठ जाती है। ये क्या बात हुई बहू, तू खुद बिस्किट खा रही है? इतनी मेहनत से सबके लिए तूने नाश्ता बनाया है, खुद नहीं खाएगी? पहले सब खा ले फिर मैं खाती हूँ मम्मी जी। और जैसे ही निखिल रोटी तोड़कर आलू की सब्जी में डालता है, हे भगवान, ये आलू के छिलके फिर नहीं हटे। ये क्या है रिया? आलू खाकर दिखाओ तो मानो। आलू कच्चे ही हैं भैया। क्या भाभी, ऐसे कोई पराठे खाए क्या कच्चे आलू के? नुस्खा मम्मी का था, अब उनको बोलो। टिंडे हैं, ला दूं क्या? नहीं। अब पूरा शर्मा परिवार इधर उधर इसी खोजबीन में लग गया था कि कैसे पता करे कि नए आलू जल्दी कैसे उबलते हैं। यहाँ विमला गूगल की मदद ले रही थी तो निखिल मैगजीन की। क्यों मेहनत कर रहे हो आप सब? उबाल के भी कोई फायदा नहीं है इन आलू को। फ्रेंच फ्राइज देख लो कितनी बकवास थी, पराठे भी वैसे ही बनेंगे बुआ। सरकार की गलती है, इस बारे में पहले ही खबर देनी चाहिए थी न्यूज़पेपर पर। मेरा तो पूरा पाचन तंत्र ही खराब हो गया है। गूगल, नए आलू को उबालने का सही तरीका बताओ। आलू को रेफ्रिजरेटर में उबाला जा सकता है बिना पानी के। यहाँ विमला गूगल की मदद ले रही थी तो वहाँ स्नेहा अपने दोस्तों की। हेलो प्रिया, तू तो कुकिंग क्लास कर रही है ना, बता ना आलू को जल्दी कैसे उबालते हैं? अरे ये तो बड़ा सिंपल है। आलू को पानी में डालने के पहले उसमें 10-12 छेद कर दे, इससे आलू जल्दी उबल जाएंगे। और जहाँ रही छिलके ना उतरने की बात, तो आलू के छिलके पहले ही उतार ले, उसके बाद में उबालने को डाल। माँ बेटी अपने अपने नुस्खे अपनाने लगती है। आलू उबल रहे हैं। मुझे भी लगता है मेरे भी आलू उबल जाएंगे ऐसे। और दोनों माँ बेटी आलू उबालने में घंटों बिता देती हैं। देख रिया, आलू उबल गए हैं, अब जाकर सबके मन का खाना बना दे। बड़े दिनों से आलू नहीं खाए हमने। रिया किचन में जाती है और सभी की पसंद के आलू के डिशेस बनाकर टेबल पर लगाती है। आखिरकार उबले हुए आलू का पराठा खाऊंगी मैं। 30 दिन हो गए तुम्हारे बिना मेरे पराठे। अरे भैया, बटर पास करना तो। मेरी आलू गोभी की सब्जी बिना छिलके वाली। अरे बाबा, पहले खा तो लो, इतने दिनों बाद तो नसीब हुई है। और जैसे ही सभी अपने अपने प्लेट के खाने को मुंह में डालते हैं, सभी का मुंह बन जाता है। मैं तो भिंडी ही खा लूंगा। मैंने पहले ही बोला था इस आलू को उबालने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल स्वाद नहीं है इसमें। कितनी मेहनत की मम्मी हमने इस आलू को उबालने की, और अब देखो। रोज रोज भिंडी टिंडे नहीं खाने मुझे। चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम आराम से आलू पराठे खा लेना, मैं आलू गोभी खा लूंगा, पापा आलू का भरता खा लेंगे और मम्मी आलू की सूखी सब्जी खा लेंगी। और मैं फ्रेंच फ्राइज। ये सही रहेगा निखिल, कितने दिन से मैंने भी आलू नहीं खाया। ये बिस्किट्स और ब्रेड खा खा कर तो बोर हो गई हूँ मैं। और जैसे ही सभी रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होने लगते हैं कि बाहर से आवाज आती है, पुराने आलू ले लो। और सभी एक साथ बाहर भागते हैं। शांताराम के स्वर्ग सिधारने के बाद उनकी पत्नी रेखा ने सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने अपने दोनों बेटों विनोद और राकेश की शादी अनु और पारो से करवाई। उसके दोनों बेटे उसको बहुत प्यार करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन रेखा के बेटे सच में उसे प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा? आइए जानते हैं। माँ, ये लो आपकी दवाई ले आया, और मैं आपके लिए ये शॉल और स्वेटर भी लाया हूँ। अब सर्दी शुरू हो गई है ना। और माँ, ये लो आपके लिए फ्रूट्स।
और ये रूम हीटर, अब ठंड आपके आसपास भी नहीं आएगी। तुम दोनों मेरे लिए ही लाए हो सब कुछ या अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ लाए हो? माँ, हमारे लिए सबसे पहले आप है, बाकी सब बाद में। हाँ माँ, हम दोनों भाई सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम दोनों ने मेरा कितना ख्याल रखा है। ऊपर वाला ऐसे बेटे सबको दे। माँ, आपने भी तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हाँ माँ, हमारी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में आप ही हमारी माँ हो। विनोद और राकेश थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह रेखा अपने बेटों के पास गई और उन्हें रुपए देते हुए बोली, विनोद बेटा, ये लो 20,000 रुपए। माँ, पेंशन आ गई क्या? हाँ, कल ही आ गई थी, मैं तुम्हें देना भूल गई। राकेश बेटा, ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। थैंक यू माँ। अच्छा, चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। रेखा के पति के देहांत के बाद रेखा को 40,000 रुपये पेंशन मिलती है। रेखा ये पेंशन दोनों बेटों को दे देती है, जिससे उन्हें घर चलाने में बहुत मदद मिलती है। बेटों के साथ दोनों बहुएं भी अपनी सास का बहुत ध्यान रखती है। एक दिन बड़ी बहू अनु ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मैंने घर का सारा काम निपटा लिया है, आइए मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। हाँ बहू, कर दे। सुबह से ना आज सिर में दर्द भी बहुत है। माँ जी, मैंने आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? अरे बहू, बच्चों के लिए भी कुछ बना लेती। देख रही हूँ मैं, तुम दोनों मेरे ख्याल रखने के चक्कर में बिल्लो और पिंकी का भी ध्यान नहीं रखती। माँ जी, बिल्लू और पिंकी बहुत शरारती हो गए हैं। वो घर का खाना नहीं खाते, उन्हें तो बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, पता नहीं क्या क्या पसंद है। बहू, बात तो तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन ये तो बताओ कि दोनों है कहाँ? माँ जी, वो अपनी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हैं। हाँ माँ जी, आप चिंता ना करो, दोनों खा पी कर ही आएंगे। आजकल के बच्चे भी ना अपनी मनमानी करते रहते हैं। राकेश और विनोद तो काम में बिजी रहते हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस तरह रेखा के बेटे और बहुएं उससे बहुत प्यार और इज्जत करते हैं। एक दिन रेखा के घर उसकी बहन ज्योति आई। दीदी, कितने दिनों से आपको बुला रही हूँ और आप आज आई हो। अरे रेखा, तुझे तो पता है, बहू और बेटों के बीच कहाँ निकला जाता है, हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, और जब कोई उन्हें मिलता नहीं लड़ने के लिए तो मुझसे लड़ते हैं। अभी भी बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आई हूँ। ओफो दीदी, आपने अपने बहुओं और बेटों को कितनी ढील दे रखी है। मेरे बहू बेटों को देखो, कभी कुछ नहीं बोलते और मेरा कितना ख्याल भी रखते हैं। तू तो चुप ही हो जा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तेरे बहू बेटे तेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं। दीदी, क्या कहना चाह रही हो आप? साफ साफ बोलो। देख बहन, तेरे बेटे तेरे लिए इसलिए अच्छे हैं क्योंकि तेरी अच्छी खासी पेंशन आती है, और वो पेंशन तो अपने बेटों में बराबर बांट देती है। तेरा इस घर के खर्च में बहुत योगदान है। 2-3 महीने पेंशन ना दे, फिर देख क्या करते हैं तेरे बेटे। अच्छा ठीक है दीदी, आपके कहने पर मैं ऐसा करके देखूंगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे बदलेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, और तब तक आपको मेरे साथ ही रहना होगा। रेखा ऐसा ही करती है। जब 1 महीने की पेंशन आती है तो वो अपने बेटों को नहीं देती। उसके बेटों का बर्ताव उसके प्रति बिल्कुल नहीं बदलता, लेकिन जब दूसरे महीने की पेंशन भी रेखा अपने बेटों को नहीं देती तो उसके बेटे उससे पूछने लगते हैं, माँ, पिछले 2 महीने से आपकी पेंशन नहीं आई क्या? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, कोई परेशानी है तो बताओ हमें। अरे पता नहीं बेटा, पेंशन नहीं आ रही, देखो अगले महीने आ जाए शायद। इसी तरह 2 महीने और निकल गए और रेखा ने अपने बेटों को रुपए नहीं दिए। जब उसके बेटे पूछते तो वो यही बोलती कि पेंशन नहीं आ रही। अब रेखा के बेटों का बर्ताव उसकी तरफ बदलने लगा। अरे विनोद, आ गया बेटा तू, मेरी दवाई नहीं लाया? भूल गया माँ, वैसे भी ना आपकी दवाई बहुत महंगी है, मेरी सैलरी अभी आई नहीं है, जब आएगी तब ले आऊँगा दवाई। विनोद ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर राकेश आ जाता है। राकेश बेटा, आजकल तो तू मेरे पास आता ही नहीं, 2 घड़ी बैठ मेरे पास, बात कर मुझसे।
माँ, मैं ऑफिस से अभी थक हार कर घर आया हूँ और आजकल काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। बाद में बात करता हूँ आपसे। अब इस तरह दोनों बेटे अपनी माँ को इग्नोर करते हैं। रेखा को कुछ भी अपने बेटों से चाहिए होता है तो उसे कई कई बार अपने बेटों को बोलना पड़ता। उसके बाद भी वो उसे लाकर नहीं देते थे। दोनों बेटे उसके पास बैठते तक नहीं थे, ना ही कोई बात करते थे। उसके बाद उन दोनों की बीवियां उन्हें समझाती है, विनोद जी, आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, आपको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि परिस्थितियों को कैसे संभालना चाहिए। अनु, वैसे भी मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी तरह दिमाग चलाओगे ना तो कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप माँ जी से वैसे ही बात करो जैसे पहले करते थे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ जी के पेंशन आए ना। अगर 1-2 महीने वो आपको पैसा नहीं दे रही तो इसमें क्या होगा? आपको थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। यही बात राकेश की पत्नी पारो उसे समझाती है। राकेश जी, थोड़ी ठंड रखो। मुझे पूरा यकीन है कि माँ कोई खेल खेल रही है। देखो, जैसे पहले माँ जी को प्यार करते थे ना, उनका ध्यान रखते थे, वैसे ही करो। माँ जी का खर्चा सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये है। उन पर इतने रुपए खर्च भी कर दिए तो क्या हुआ? घर में 36,000 तो बच ही रहे ना। अरे आज नहीं तो कल वो रुपया हमें दे ही देंगी। पारो, तुम सही कह रही हो। मैं तो सही ही कहती हूँ, पर कोई मेरी बात माने तब ना। माँ जी हर महीने 20,000 आपके हाथ में रख देती है। अरे इतना तो आप खुद भी नहीं कमाते, इसलिए थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखो और माँ जी से पहले की तरह बात किया करो। राकेश और विनोद को अपनी दोनों बीवियों की बात समझ में आ जाती है और वो दोबारा से अपनी माँ की सेवा में लग जाती हैं। वो पहले की तरह अपनी माँ को प्यार करते, उसकी दवाई और ज़रूरत का सामान लाते और घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करते। जब सब कुछ पहले की तरह हो गया तो रेखा की बहन ज्योति अपने घर जाने लगी। तभी उसने अपनी बहन से कहा, दीदी जल्दी आना मुझसे मिलने, मुझे आपकी बहुत याद आती है। और अपना ध्यान रखना। और हाँ दीदी, अब तो आपको मानना पड़ेगा, पूरे 4 महीने हो गए मैंने अपने बेटों को एक पैसा भी नहीं दिया। और देखो, मेरे बेटे और बहुएं बिल्कुल नहीं बदले, वो वैसे ही मुझे प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे। हाँ, तो सही कह रही है। मैं जो देखने रुकी थी वो सब तो देख लिया। तू भी अपना ख्याल रखना। और हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी कि तेरी बहुएं तेरे बेटों से ज़्यादा तेज़ है। उन्हें हराना आसान नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलती हूँ मैं। ज्योति अपने घर वापस लौट गई, लेकिन इन 4 महीने में वो अपनी बहन के बच्चों को अच्छी तरह से समझ गई। पर रेखा बरसों उनके साथ रहने के बाद भी अपने बेटों और बहुओं की सोच से अनजान है कि वो अपने बेटों के लिए तभी तक ज़रूरी है जब तक वो उन्हें रुपया दे रही है।